नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर अनिका मल्होत्रा हाउस में आ जाती है और मल्होत्रा हाउस में आने के बाद अनिका किशन मामा से बात करती है और वहीं तभी वो जब अपने कमरे की तरफ जाने लगती है तो रोहित का उसके नंबर पर कॉल आ रहा था। कुछ देर तक रोहित से बात करने के बाद अब अनिका अपने कबर्ड में से अपने कपड़े निकाल कर अब वो चेंज करने के लिए बाथरूम में चली जाती है। तो इधर गुलेरिया हाउस में यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा अब रेखा मूर्ति के साथ बड़ी रानी के कमरे के बाहर खड़ी थी। अब वो वहां पर खड़ी होने के बाद अब उन बड़ी रानी के रूम के दरवाजे को नॉक करने लगती है। इधर जब वो रूम को नॉक करती है तो वहां पर थोड़ी ही देर में बड़ी रानी जब दरवाजा खोलती है तो भी यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा उनसे कहती है, थोड़ी देर रुक जाइए ना बड़ी रानी, अभी कुछ ही देर में तो देखिए आकाश और आलिशा की प्रेयर मीट शुरू होनी ही है और अगर आप पहले ही ऐसे जाएंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। स्वाति मल्होत्रा की इस बात पर बड़ी रानी कहती है, देखो स्वाति, हमारा राजमहल जाना बहुत ही जरूरी है। कल वहां पर राज्यसभा होने वाली है और कल की राज्यसभा में किंग भी रहेंगे, इसलिए कल प्रिंसेस लतिका को कवीन की पदवी देनी है। क्योंकि देखियो अब ये बात तो सब जगह फैल ही चुकी है कि कवीन आलिशा इस दुनिया में नहीं रही, तो अब उस पदवी को हम ऐसे खाली नहीं छोड़ सकते, इसलिए आलिशा को उस पदवी को इसलिए अब लतिका को उस पदवी को संभालना ही होगा। बड़ी रानी की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, ठीक है, हम आपकी बात से एग्री करते हैं कि आपके लिए वहाँ पर बहुत ही जरूरी काम है और वैसे भी मैं आपको जाने से मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन प्लीज खास आप प्रेयर मीट के बाद चले जाते। इनफैक्ट मैं भी आपके साथ चलूंगी क्योंकि मुझे भी पेरिस जाना है, तो अगर आप प्रेयर मीट के बाद चलते हैं तो मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ, इफ़ यू डोंट माइंड। स्वाति मल्होत्रा की इस बात को सुनकर अब बड़ी रानी कहती है, नहीं स्वाति, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। इवन हम तो कहते हैं कि आप अंजलि को भी अपने साथ लेकर चलो, वो क्या है ना, अंजलि की हालत तो हम सबको यहाँ पर दिख ही रही है। अरे उसे आकाश और आलिशा का ज़्यादा ही सदमा लगा है, इसलिए अगर वो यहाँ से हमारे साथ वहाँ पर पेरिस चलेगी तो थोड़ा सा माहौल बदलेगा और उसे भी वहाँ पर हम लोगों के साथ थोड़ा सा अच्छा लगेगा। नहीं तो वो यहाँ पर अकेले बस यही सब चीज़ें सोचती रहेगी, वो इस माहौल से कभी बाहर निकल ही नहीं पाएगी। बड़ी रानी की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कुछ देर के तक तो सोच में पड़ जाती है कि क्या उसे सच में अंजलि को अपने साथ लेकर जाना या चाहिए या नहीं। कुछ देर तक सोचने के बाद अब वो कहती है, अंजलि, लेकिन ठीक है, फिर मैं माँ और किशन से इसके बारे में बात करती हूँ, अगर वो दोनों इस बात से सहमत है तो फिर हम अंजलि को भी अपने साथ ही लेकर चलते हैं। स्वाति मल्होत्रा की इस बात पर अब बड़ी रानी कहती है, देखो स्वाति, हमारे ख्याल से भाई यहीं पर रहेंगे। वो यहाँ पर अब धनंजय के बारे में बात करती है और अब वो कहती है कि भाई यहीं पर रहेंगे, वो करण गुलेरिया को शायद उनकी ज़रूरत है ना, क्योंकि देखो इस समय जो भी सिचुएशन है, राजीव अभी जेल में है, तो इसलिए उस काम में उसे वो करण की मदद कर सकते हैं, वो अभी पेरिस नहीं जा रहे हैं। इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, देखो इन दोनों दोस्तों को एक दूसरे के साथ ही छोड़ते हैं, वैसे ये दोनों यहीं पर ही सही हैं, क्योंकि अगर मैं भी आपके साथ चलूंगी तो करण भी तो अकेले ही रह जाएंगे और वो अकेले क्या क्या करेंगे, इसलिए अगर धनंजय भाई यहाँ पर रहेंगे तो उन्हें थोड़ी सी मदद मिल जाएगी। यहाँ पर ये तीनों अभी आपस में एक दूसरे से ही बातें कर रही थी कि तभी अब बड़ी रानी के रूम का दरवाजा फिर से नॉक होने लगता है। नोक की आवाज सुनते ही रेखा मूर्ति कहती है, आप दोनों बैठिए, मैं देखती हूँ कि आखिर बाहर कौन आया है। ये कहते हुए ही रेखा मूर्ति अब दरवाजे को खोलने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाती है और अब जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचती है तो रेखा मूर्ति अब दरवाजे को खोल देती है।
रेखा मूर्ति ने जैसे ही दरवाजा खोला तो वहां पर सामने नंदिनी भाभी खड़ी हुई थी। नंदिनी भाभी ने वाइट साड़ी पहनी हुई थी और अब वो वहां पर दरवाजे पर ही कहती है, वो क्या है ना कि इंस्पेक्टर भूमिका आलिशा और आकाश की बॉडी को लेकर आ गई है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप सभी भी बस वहीं पर आ जाएं। ये सुनते ही अब यहाँ पर, क्योंकि बड़ी रानी ने भी ये बात सुन ली थी कि बाहर दरवाजे पर नंदिनी आई हुई है, तो अब यहाँ से अंदर से ही बड़ी रानी कहती है, ठीक है बेटा, आप चलिए, हम सभी बस वहीं पर ही आते हैं। और हाँ, लतिका को नीचे जो कुछ भी हो रहा है, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है उसे उससे दूर रखना। लतिका को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए। इस बात पर अब नंदिनी भाभी कहती है, देखिए आप चिंता मत कीजिए, मैंने यश को साफ साफ समझा दिया है। मैंने यश को बोला है कि वो कुछ चाहे कुछ भी हो जाए, लतिका को अपने साथ खेल में ही बिजी रखे, लतिका नीचे नहीं आनी चाहिए। और यश इन चीज़ों में काफ़ी जिम्मेदार है, मुझे लगता है वो लतिका को संभाल लेगा। नंदिनी भाभी की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, आप चिंता मत कीजिए, मैं लतिका और यश के साथ रूम में ही रहूंगी। इस बात पर अब बड़ी रानी कहती है, हाँ ये सही रहेगा स्वाति, वैसे हमारी मानिए तो आप यहाँ से चली जाइए। मेरा मतलब है कि आपकी अभी शादी हुई है, नई शादी हुई है, तो ऐसे माहौल में आपका यहाँ पर रहना ठीक भी नहीं है। इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, हाँ आप सही कह रही है, आप सही कह रही हैं, एक काम करती हूँ, मैं लतिका को लेकर यहाँ से चली जाती हूँ और कल राज्यसभा शुरू होने से पहले मैं और लतिका दोनों ही राजमहल ही पहुँच जाएंगे। और रेखा तुम मेरे साथ आओ, तुम्हें अंजलि को अपने साथ लेकर जाना है ना। ये सुनते ही अब यहाँ पर रेखा मौसी कहती है, दीदी लेकिन मैं तो अभी थोड़ी देर में ही निकल रही हूँ ना। इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, तुम मेरे साथ आओ, तुम्हें जब निकलना है तुम फिर देख लेना, तुम बाद में भी तो जा सकती हो। ये कहते हुए ही स्वाति मल्होत्रा अब यहाँ पर रेखा मूर्ति के हाथ को पकड़ लेती है और कहती है, चलो अभी के अभी चलो। और वो यहाँ पर अब रेखा मूर्ति के हाथ को पकड़कर अब जल्दी से बड़ी रानी के रूम से बाहर निकल कर आ जाती है। इधर कुछ ही देर के वॉकिंग डिस्टेंस के बाद वो जैसे ही मेडिकल रूम में आती है तो वहाँ पर अंजलि मामी अभी भी बेहोशी लेटी हुई थी, क्योंकि अंजलि मामी को अभी तक होश नहीं आया था। अंजलि मामी की ऐसी कंडीशन देखकर अब यहाँ पर रेखा मूर्ति से रहा नहीं जाता और वो अब यहाँ पर स्वाति से पूछती है, ये अंजलि इस तरह से बेहोश क्यों है, क्या हुआ है स्वाति ने। इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, इसका अभी के लिए बेहोश रहना ही अच्छा है। रेखा तुम इसे अपने साथ ले जाओ, तुम्हारे साथ रहेगी तो इसका मूड डेफिनेटली चेंज होगा, जब ये होश में आएगी तो इसे अच्छा भी लगेगा। इस बात पर अब रेखा मूर्ति कहती है, आप चिंता मत कीजिए दीदी, मैं इसे अभी अपने साथ लेकर चली जाऊंगी, मेरे ख्याल से अब आपको यहाँ से चलना चाहिए। इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा भी हाँ में अपना सिर हिला देती है। तो तभी अब रेखा मूर्ति कहती है, दीदी लेकिन आप ये तो बताइए कि आप कहाँ जाएंगी। इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा अब अपने मन में कहती है, अरे इतना अच्छा मौका मिला है मुझे, उसे अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी, क्योंकि जब यहाँ पर सभी लोग इस अंतिम संस्कार में इन सब में बिजी रहेंगे तब मैं अकेली अपने काम को कर सकती हूँ। मुझे अब उस गांव में जाना ही होगा, ज़्यादा कुछ नहीं तो मुझे ये तो पता चलेगा ही कि आखिर मेरी माँ कौन थी, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा को बस अब अपनी माँ से जुड़े हुए सारे सवालों के जवाब चाहिए थे। ये सोच रही अभी स्वाति मल्होत्रा अब पीछे के रास्ते से अब गुलेरिया हाउस से बाहर निकल जाती है। तो वहीं अब रेखा मूर्ति, जो कि अभी अंजलि को ही बड़े ही ध्यान से देख रही थी, वो अपने मन में ही कहती है, अंजलि को देखकर मुझे थोड़ा अजीब क्यों लग रहा है। एक काम करती हूँ, मैं अंजलि की फ़ोटो पहले अनिका को सेंड कर देती हूँ। अनिका जब इसकी फ़ोटो को देखेगी तो वो इसकी फ़ोटो को देखकर पता लगा लेगी कि इन्हें क्या हुआ है। यही सोचकर ही अब रेखा मूर्ति अंजलि मामी की तस्वीर को अब अपने फ़ोन में खींचकर अब उसे अनिका के नंबर पर सेंड कर देती है और वो उस रूम से बाहर निकलकर नीचे की तरफ जाने लगती है। इधर दूसरी तरफ होटल पैराडाइज में यहाँ पर प्रेसिडेंशियल स्वीट में धनंजय पीरामल अभी अपने दोस्त से कहते हैं, यहाँ पर कब तक रहने का इरादा है। इस बात पर अब करण गुलेरिया कहता है, पता नहीं यार, वो स्वाति ने कहा था कि अभी अभी शादी हुई है तो कुछ वक्त के लिए हमें इन सब
चीजों से दूर रहना ही सही है। इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, देख करण, मल्होत्रा परिवार का तो समझ में आ रहा है कि वहाँ पर कौन कौन जा रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर गुलेरिया हाउस में कौन गया है। इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, जिस काम के लिए इतने पापड़ बेले हैं उसे कैसे भूल गया, और वैसे भी गुलेरिया हाउस में कोई मौत नहीं हुई है। ओके धनंजय, ये तो बस हमने दुश्मनों को दिखाने के लिए ये सब कुछ करना पड़ रहा है। ये बात सिर्फ कुछ लोगों को ही पता है। वैसे एक बात बता, राजीव को कैसे बचाएं, क्योंकि देख अभी राजीव को बचाना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। ये सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, एक अच्छा सा अब हमें वकील करना होगा जो कि राजीव को जल्द से जल्द वहाँ से रिहा करा सके। ये सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, तुम स्वाति की भाषा बोलना बंद करो धनंजय, क्योंकि स्वाति भी मुझे यही सब कह रही थी। और मुझे ये बताओ कि राजीव और महेंद्र को कैसे बचाएं, क्योंकि वकील तो मुझे भी पता है, लेकिन कोई और भी रास्ता तो ढूंढो। इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, वैसे उन्हें बचाने का एक रास्ता तो है, लेकिन ये थोड़ा सा टेढ़ा रास्ता है। धनंजय की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, जिस तरह से तेरे चेहरे के एक्सप्रेशन मैं देख रहा हूँ ना धनंजय, लग तो ऐसा रहा है कि जो तुम टेढ़ा रास्ता बता रहे हो वो एक बहुत ही खतरनाक प्लान है। जरूर तुम्हारे दिमाग में कोई खतरनाक प्लान चल रहा है। यह देखो, जो भी है बताओ मुझे। इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, देख करण, राजीव का केस स्पेशल डिपार्टमेंट के पास है ना, तो जाहिर सी बात है कि इसकी फर्स्ट हियरिंग 2 दिन के अंदर ही होगी, और हमें बस कोर्ट में साबित करना होगा कि राजीव ने जो कुछ भी किया है वो गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में आकर किया है। क्योंकि राजीव को जैसे ही अपने बच्चों की मौत के बारे में पता चला और उन्हें किसने मारा है, ये सब सुनने के बाद तो राजीव अपना आपा खो चुका था। उसने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। हमें बस कोर्ट में ये साबित करना होगा। अपने दोनों ही बच्चों को एक साथ खोने के बाद, क्योंकि उन्हें शीला ने ही उन्हें मौत के घाट उतारा है, तो इस वजह से उसका मेंटल स्टेट कुछ ठीक नहीं था। हमें बस कोर्ट में ये प्रूव करना है, जिससे शायद हम राजीव को बचा सकते हैं। अब धनंजय की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, ऐसा वकील कहाँ मिलेगा धनंजय, अब ये भी तो बताओ। इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, ढूंढने की क्या जरूरत है करण, चलो मिलवा ही देता हूँ, क्योंकि उस वकील को तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, चलो यार। यहाँ पर अब करण और धनंजय पीरामल दोनों ही उस होटल से बाहर निकल कर आ जाते हैं। इधर स्पेशल डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर में जेल में दीवार से थोड़ा सा टिक कर खड़ा महेंद्र पीरामल अब अपने दोस्त राजीव को ही देख रहे थे। तो वहीं राजीव अभी अपनी एक गहरी ही सोच में था। उसे ऐसे देखकर अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, तुझे नहीं लगता राजीव कि तूने थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी है इस तरह से अपना गुनाह कबूल करने में? या तो तू अपने भाई को नहीं जानता है, या फिर तू मेरे भाई को नहीं जानता है, क्योंकि देख वो दोनों दोस्त हैं और वो जल्द ही ये सब कुछ पकड़ लेंगे। उन दोनों ने मिलकर हमें यहाँ से बाहर निकालने का पूरा प्लान भी बना लिया होगा। देखना, वो दोनों जल्द ही कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि हम दोनों फिर से बाहर होंगे। और एक बात ये कि तू तो शुक्र मना कि ये बात उन्हें नहीं पता है कि हम उनके प्लान के बारे में जान चुके थे कि वो करना क्या चाहते हैं। ये कहते हुए ही महेंद्र पीरामल अब उस दिन के ख्यालों में चले जाते हैं जब राजीव गुलेरिया अंजलि को मेडिकल रूम के बेड पर लिटाकर जब वो बाहर निकल कर आए थे तो महेंद्र पीरामल उन्हें जबरदस्ती अपने साथ लेकर गए थे। और जैसे ही वो दोनों बेक रूम में पहुंचते हैं तो यहाँ पर राजीव गुलेरिया अब कहता है, देख महेंद्र, तू मेरा दिमाग खराब मत कर। मेरा दिमाग तो ऑलरेडी खराब हो चुका है और ज्यादा मेरा दिमाग खराब अब मत कर। मैं उस शीला को तो जिंदा बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। उसका खून तो अब मेरे हाथों से ही होगा। इस बात पर अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, भाई तेरे बच्चे जिंदा हैं, तू मेरी बात तो सुन। जैसे ही महेंद्र ने ये सुना तो ये सुनते ही अब पहले तो राजीव के चेहरे पर अब एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसे जो सुकून अभी मिला था महेंद्र की ये बात सुनकर वो शायद वही जानता था। और अब वो कहते हैं, तू पहले मुझे ये बता महेंद्र कि तू सच बोल रहा है, कहीं मेरा दिल रखने के लिए तू मुझे झूठी तसल्ली तो नहीं दे रहा। 1 मिनट देख, तू अगर मेरे साथ मजाक
मजाक कर रहा है ना महेंद्र, तो मैं तुझे पहले ही बता दूं कि ये बात बहुत ही घटिया मजाक है। ये मजाक मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो तू मेरे साथ ये मजाक कर रहा है और उसके बाद फिर तू अपने दोस्त को भी खो दे। इस बात पर अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, भाई देख, मेरी बात को समझने की कोशिश कर। अरे मैं तेरे साथ मजाक क्यों करूँगा, हाँ, और वो भी इतने सेंसिटिव टॉपिक पर, जब मेरा दोस्त पूरी तरह से टूट चुका है अपने दोनों बच्चों की मौत से। अरे वो तो मैंने धनंजय भाई के मुंह से सुना है। वो जब रेवती दीदी को बता रहे थे, पता है, वो रेवती दीदी को इस प्लान के बारे में बता रहे थे, तब मैंने सारी ही बातें उनकी सुन ली थी। इस बात पर अब राजीव कहता है, क्या धनंजय ने तुम्हारे सामने बड़ी रानी को कहा? इस बात पर अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, अरे नहीं, उन्हें तो पता ही नहीं था कि मैं दीदी के रूम के बाथरूम में ही हूँ, क्योंकि वो मेरे रूम में पानी नहीं आ रहा था ना, तो मैं उनका बाथरूम यूज़ करने के लिए उनके कमरे में गया था। वैसे तुम्हारे गुलेरिया हाउस में पानी की बड़ी प्रॉब्लम है राजीव। ये सुनते ही अब राजीव अब अपने दोस्त को अब खुशी के मारे अचानक से ही गले लगा कर कहते हैं, आज तो सच में तो मैं तुम्हें स्विमिंग पूल में ही फेंकता हूँ। देखो अब तूने जो खबर सुनाई है तो उसमें तू पानी की कमी से तो बिल्कुल भी परेशान मत हो। राजीव की ये बात सुनते ही महेंद्र पीरामल राजीव से अलग होते हुए ही कहता है, क्यों तू मुझे वो बूढ़ी अम्मा की याद दिला रहा है, हाँ? इस बात पर अब राजीव गुलेरिया कहता है, मुझे तो लगा था कि अब तुम दोनों दोस्त हो गए हो। इस बात पर अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, तू कुछ भी बोल, लेकिन इस बात पर नहीं। इस बात पर अब राजीव गुलेरिया कहते हैं, क्या तुझे पता है कि मेरे बच्चे कहाँ पर है? देख महेंद्र, अगर तुझे पता है मेरे बच्चे सही सलामत है तो फिर तो तुझे ये भी पता होगा ना कि आखिर वो कहाँ पर है। राजीव की इस बात पर अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, हाँ राजीव, मुझे पूरी तरह से भी पता है, वो तेरे सीक्रेट लैब के बगल वाले रूम में ही है। लेकिन एक बात, सभी की प्लानिंग में साथ देना है। देख, अब अगर तुझे इस बात का पता चल गया है तो मैं तुझे अभी भी यही कहूँगा कि जो इन लोगों ने प्लान किया है, हमें बस उनका साथ देना है, कोई भी गड़बड़ मत करना, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना। इस बात पर अब राजीव गुलेरिया कहते हैं, हाँ महेंद्र, मैं भला मैं ऐसा क्यों करूँगा? अगर इन्होंने ऐसा कोई प्लान बनाया है तो इन्होंने सोचकर ही कुछ ऐसा प्लान बनाया होगा। मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगा। अब चल मुझे मेरे बच्चों से मिलना है, जल्दी चल। ये सुनते ही अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, अरे भाई, अरे आराम से, ये देखो, ऐसे तो तुम मुझे भी मरवाओगे। और ये कहते हुए ही वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर अपने ही ख्यालों में खोए हुए महेंद्र पीरामल अब राजीव गुलेरिया से कहते हैं, तूने देख कर रोया क्यों था राजीव, हाँ, जब तुम अपने बच्चों को उधर उस कमरे में देखने के लिए गए थे? इस बात पर अब राजीव गुलेरिया कहते हैं, कुछ नहीं, लेकिन हाँ, तुझे याद है ना कि करण और धनंजय कुछ भी कहें, तुम्हें इस बात पर टिके रहना है कि जिस वक्त शीला की मौत हुई थी हम दोनों मल्होत्रा हाउस में ही थे। देख महेंद्र, तुझे ये बात बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। ये सुनते ही अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, वो तो ठीक है राजीव, लेकिन उस वक्त हम दोनों कहाँ थे ये तो तुझे भी पता है ना। अगर उन्हें उसके बारे में पता चल गया कि हम कहाँ थे तो फिर देखो, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सुनते ही अब राजीव कहता है, देख तू टेंशन मत ले, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जहाँ एक तरफ महेंद्र पीरामल और राजीव गुलेरिया की बातों को सुनकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो कोई बात छुपा रहे हों, तो वहीं दूसरी तरफ लंदन से दूर बसे एक गाँव में एक जिएंट ईगल उड़ता हुआ अनंता के पास आकर अब उसे यहाँ पर कुछ कहने लगता है। वो यहाँ पर अनंता के साथ पूरी की पूरी आई कांटेक्ट बनाए हुए था। उसकी पूरी ही बातों को सुनने के बाद अब अनंता उसे कहती है, एक बार मैं तुम्हें अनिका को एक इस बारे में मैंने अनिका को वॉर्न किया है। इस बात पर अब वो जिएंट ईगल कहता है, अभी नहीं, सबसे पहले आपको बताया है, मैंने अभी अनिका को इसके बारे में कुछ नहीं बताया है। इस बात पर अब अनंता कहती है, ठीक है फिर जाओ, अभी अनिका के पास जाओ, इससे पहले कि ये प्रॉब्लम और भी बढ़ जाए। जाकर तुम पहले अनिका को वॉर्न कर दो और उसे अलर्ट रहने के लिए भी बोल दो, और अनिका को कहना कि वो रोहित को अपने साथ लेकर जाए, इससे अनिका की भी मदद हो जाएगी, वो अकेली इस काम के लिए बिल्कुल भी ना जाए।
कविन अनंता की इस बात पर अब वो ईगल हाँ में अपनी पलकों को झपका देता है और अब वो खुद की बॉडी को जोर जोर से हिलाने लगता है। तो उसकी पीठ पर जैसे ही वो यहाँ पर अपने पंखों को इतनी जोर से हिला रहा था तो उसकी पीठ पर से एक आदमी अभी नीचे गिरा हुआ था, जिसे काफी चोटें भी आई हुई थी, जिसकी उम्र लगभग रोहित के जितनी ही थी। उसे बड़े ही ध्यान से देखने के बाद अब वो यहाँ पर अनंता भाग्यश्री को आवाज लगाने लगती है। अनंता की इस तरह से आवाजों को सुनकर जैसे ही भाग्यश्री वहां पर अब आती है कि आखिर उसकी अनंता मैडम को क्या हो गया है जो वो उसे इस तरह से बुला रही है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। इसलिए वो भाग कर यहाँ पर आती है। तो जब वो उस आदमी को देखती है तो उस आदमी को देख कर अब वो कहती है, मैडम मैडम ये तो धीरज मारवा है। अरे ये तो युवराज की कजन है ना। इधर भाग्यश्री की ये बात सुनते ही अब वो अपने जी आंटी गर्ल से कहती है, क्या क्या इसके साथ कुछ हुआ है क्या। इस बात पर अब वो जी आंटी गर्ल अपनी नजरों को झुका देता है। जहाँ अनंता फिर ये सब देख कर अब भाग्यश्री से कहती है, जल्दी जल्दी से इसे अंदर लेकर चलो और हाँ इसके ऑपरेशन की तैयारी करो। मैं बस अभी आती हूँ क्योंकि इनका भी के अभी ऑपरेशन करना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो शायद हम इसे नहीं बचा पाएंगे। अपनी मैडम की ये बात सुनते ही भाग्यश्री कहती है, मैडम ये कहीं नेत्रा का तो काम नहीं है ना। देखो मुझे तो पूरा का पूरा संदेह हो रहा है कि जरूर नेत्रा ने ही ये सब कुछ किया होगा। इस बात पर अब अनंता अपने ईगल को देखने लगती है। तो जब यह क्योंकि अनंता यहाँ पर सवालिया नजरों से अपने ईगल को देखती है और उसकी बातों को समझते हुए वो ईगल भी अपनी पलकों को हाँ में झपका देता है, जिसका इशारा ये था कि हाँ धीरज मारवा का जो आज ये हालत है वो नेत्रा ने ही की है। इस बात पर वो कहती है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ये कहते हुए ही अनंता भी धीरज को भाग्यश्री की मदद से अब अंदर लेकर जाने लगती है। एक तरफ जहां पर अब भाग्यश्री और यहाँ पर कविन अनंता अब धीरज के ऑपरेशन की तैयारी कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया में दिल्ली में मल्होत्रा हाउस में अब तक एक करके सभी पर अब वहां पर अब उसके अंतिम संस्कार के लिए आ गए थे। सन्याल हाउस से इनके दुख में शामिल होने के लिए लक्ष्य की माँ आई हुई थी और वो अनिका के बगल में आकर बैठ जाती और कहती है, बेटा वो रोहित नहीं आए। अब उनकी इस बात पर अब अनिका कहती है, जी आंटी वो गुलेरिया हाउस गए हैं, वहाँ भी तो जाना जरूरी था ना, क्योंकि गुलेरिया हाउस का भी तो बहुत बड़ा लॉस हुआ है। यहाँ अनिका ने ये कहा ही था कि तभी अब अनिका की नज़रें सामने एंट्रेंस की तरफ लगे एक पेड़ पर जाती है, जहाँ पर स्वाति मल्होत्रा का गरुड़ बैठा हुआ था। अब उस गरुड़ को ऐसे बैठा हुआ देखकर अब अनिका अपने मन में कहती है, जरूर जरूर कोई ना कोई तो बात हुई है जो ये गरुड़ आज यहाँ पर बैठा हुआ है। ये कहते हुए ही अनिका अब वहाँ से अपनी जगह से उठ कर कहती है, मैं आंटी बस अभी आती हूँ। इधर उसकी ये बात सुनते ही वो भी अब हाँ में अपना सिर हिला देते हैं और यहाँ पर अब अनिका अपने रूम की तरफ जाने लगती है, क्योंकि उस ईगल को देखकर अनिका इतना तो समझ गई थी, जरूर जरूर कुछ ना कुछ तो हुआ है जो बताने के लिए उसका ईगल यहाँ पर आया है, उसकी माँ का, या फिर वो उसे कोई अलर्ट के लिए आया होगा या उसे कोई जरूरी सूचना देने के लिए आया होगा। इधर कुछ ही देर के बाद अनिका जैसे ही अपने रूम की बालकनी में आती है तो तब तक क्योंकि उस गरुड़ ने भी अनिका को अपने कमरे की तरफ बढ़ता हुआ देख लिया था, तो तब तक वो गरुड़ भी यहाँ पर अनिका की बालकनी के रेलिंग के पास आ जाता है। इधर अनिका भी बालकनी में आ चुकी थी। अब वो गरुड़ वहाँ पर आता है तो वो अनिका को देखता है। इधर अब अनिका उसको इस तरह से देखता हुआ कहती है, क्या हुआ है, सब ठीक तो है ना। अनिका की इस बात पर अब वो गरुड़ नाम में अपनी गर्दन को हिला देता है, जिसका मतलब ये था कि नहीं नहीं कुछ भी ठीक नहीं है। इधर जैसे ही उस गरुड़ ने नाम में अपनी गर्दन हिलाई तो अनिका थोड़ी सी परेशान हो जाती है और अनिका सवालिया नजरों से उसे देखती और कहती है, तो क्या हुआ है बताओ मुझे। ये सुनते ही अब गरुड़ अनिका को कुछ बताने ही वाला था कि तभी अब अनिका का फोन रिंग करने लगता है। वो जैसे ही अब अपने फोन की स्क्रीन को देखती है तो इतने सालों बाद उसे प्रोफेसर मनोज का फोन आ रहा था। ये वही प्रोफेसर मनोज है जिनके भरोसे स्वाति मल्होत्रा ने अपनी कंपनी छोड़ी थी।
इस नंबर को देखकर अब अनिका अपने फ़ोन को उठाकर इधर हेलो कहती है तो सामने से अब उसे आवाज़ आती है कि बेटा आप कहाँ हो, या फिर आपकी माँ कहाँ है। देखो, मुझे पता है कि उनकी याददाश्त चली गई है, मुझे ये सुनने में आया था, लेकिन बेटा उनकी कंपनी अब एक बहुत बड़ी मुसीबत में है जिसे जिसे अब मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा। इस बात पर अब अनिका कहती है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, सब ठीक तो है ना। इस बात पर अब अनिका को सामने से आवाज़ आती है, नहीं बेटा, वो मेरे पास उस कंपनी में इतने सालों से काम कर रहे एक वर्कर ने बताया है कि वो कमल डोगरा अनीकरण फार्मेसी के अंदर ब्लास्ट करने वाला है। हमें ये खबर सुनने को मिली है। ये सुनते ही अब अनिका कहती है, क्या ये न्यूज़ सच है। इस बात पर अब वो प्रोफेसर मनोज कहते हैं, मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता हूँ बेटा, लेकिन मुझे जितना भी कुछ पता चला है मैंने आपको बता दिया है, इसलिए अब आप देख लेना अगर आप कुछ कर सकती हैं तो। ये सुनते ही अब अनिका कहती है, थैंक यू अंकल। वैसे आप कहाँ हैं, मेरा मतलब है कि क्या आप अभी मनाली में ही हैं या फिर कहीं और हैं। इस बात पर अब वो प्रोफेसर मनोज कहते हैं, मैं अभी मनाली में ही हूँ बेटा, बोलो क्या मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। इस बात पर अब अनिका कहती है, मैं आपको कुछ देर में फ़ोन करती हूँ अंकल। इस बात पर अब उसे सामने से आवाज़ आती है, ठीक है बेटा, मैं आपके फ़ोन का वेट करूँगा। इस बात पर अनिका अब अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देती है और अब अनिका सोचती है कि क्या उसे सच में प्रोफेसर मनोज को कहना चाहिए कि वो उस जगह से उस केमिकल को निकाल कर किसी सेफ जगह पर रख दें। नहीं, मैं ये उन्हें नहीं कह सकती हूँ। अगर मैंने उन्हें इस काम में इन्वॉल्व कर लिया और अगर दुश्मनों को थोड़ा सा भी शक हो गया तो इससे उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। नहीं, सिर्फ एक उस केमिकल की वजह से मैं उनकी जान को खतरे में नहीं डाल सकती। क्या करूँ मैं। अरे इतनी जल्दी अगर मैं यहाँ से गई ना तो यहाँ की सिचुएशन को मैं कैसे संभालूँ। एक काम करती हूँ, मैं एनी से ही कहती हूँ कि एनी यहाँ पर अनिका बनकर आ जाए और मैं यहाँ से गुरुड़ के साथ मनाली के लिए निकल जाऊँगी। हाँ, यही सही रहेगा। इससे यहाँ पर लोगों को भी नहीं लगेगा कि मैं यहाँ पर मौजूद नहीं थी और दूसरी तरफ से मैं उन्हें वहाँ पर ब्लास्ट होने से भी बचा लूँगी। यही सोच रही अनिका अब अपने फ़ोन पर अब एक मैसेज टाइप करती है जिसमें वो मैसेज एनी के लिए लिखती है और उसमें वो लिखती है कि एनी, तुम जल्दी से अनिका बनकर यहाँ पर मल्होत्रा हाउस में आ जाओ। और हाँ एनी, तुम एंट्रेंस से बिल्कुल भी मत आना, तुम मेरे रूम से होकर ही नीचे हॉल में जाना। और हाँ, वो वाइट कलर का सलवार सूट पहनना। सलवार थोड़ा सा पटियाला पैटर्न का है। इस मैसेज को सेंड करने के बाद अब अनिका मिरर के सामने जाकर अब अपने दुपट्टे से अपने फेस को कवर करते हुए अब वो उस गरुड़ के ही पास आ जाती है और वो उसे कहती है, क्या आप मुझे मनाली के लिए ले चल सकते हैं। चलो, मुझे मनाली के लिए लेकर चलो। अभी इसी वक्त ये सुनती है अब गरुड़ थोड़ा सा ऊपर होता है तो अनिका अब अपने हाथ को गरुड़ के पंजे में फंसा देती है। कुछ ही देर में इधर अनिका यहाँ पर आसमान में होती है। इधर गुलेरिया हाउस में रोहित मयूर से कहता है, इन्हें अब लेकर जाने की तैयारी करो क्योंकि यहाँ पर अब इनके अंतिम संस्कार का समय आ गया था। इधर अब इंस्पेक्टर अब्बास अब राजीव अंकल को भी वहाँ पर लेकर आते ही होंगे क्योंकि भले ही उन्होंने अपने गुनाह को कबूल कर लिया था लेकिन अपने बेटे के और बेटी के अंतिम संस्कार में तो वो जरूर ही आएंगे। इधर रोहित की इस बात को सुनकर अब मयूर गुलेरिया कहता है, ठीक है, चलिए चलते हैं। यहाँ पर गुलेरिया हाउस से वो दोनों ही बॉडी अब बाहर जाने लगती है तो वहीं अब एक औरत कहती है, अनिका नहीं आई। अरे यहाँ पर इतना बड़ा नुकसान हुआ है तो अनिका तो इस घर की बेटी है ना, उसे भी तो आना चाहिए था। इधर उस औरत की इस बात को सुनकर अब नताशा जवाब देते हुए कहती है, सॉरी, मैं बीच में बोल रही हूँ लेकिन शायद आपको पता नहीं है कि मल्होत्रा हाउस में भी दुख का माहौल है। वो अनिका वहाँ पर संभाल रही है क्योंकि वहाँ पर अनिका की मौसी एक्सपायर हो गई हैं। वहाँ भी तो किसी को होना चाहिए ना। इधर नताशा की ये बात सुनते ही अब नंदनी भाभी भी कहती है, आयशा आंटी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अरे अनिका के लिए तो ये एक दोहरा दुख है। हमें तो बस यहाँ है लेकिन अनिका को तो अपने भाई बहन के साथ साथ अपनी मासी का भी है।
ये सुनते ही नताशा अब अपने मन में सोचती है, दुख और वो भी उस शीला की मौत का। अरे बस ना चले तो अनिका और रोहित का, वरना वो तो शीला की मौत की खुशी में पार्टी दे देते। वो तो ये है कि रिश्तों के सामने वो भी ये सब कर नहीं सकते। वैसे भी वो तो थी ही इस धरती का बोझ। अच्छा हुआ कि चलती बनी। वैसे जितने उसके कांड थे ना, उसके हिसाब से तो उसे एक बहुत ही अच्छी मौत मिली है। नहीं तो उसकी मौत तो बहुत ही दर्दनाक होनी चाहिए थी। अरे कितना अच्छा होता ना उस दिन यशवंत मल्होत्रा की मौत भी हो जाती तो बाप और बेटी दोनों एक साथ सवा हो जाते। सच में ऐसा पल उन्हें शायद कभी भी देखने को नहीं मिलता। या नताशा को अभी भी इसी चीज का मलाल था कि उसने अपने हाथों से यशवंत मल्होत्रा को भी क्यों नहीं मार दिया। नताशा यहाँ पर अपने ख्यालों में थी। इस तरह से नताशा को अपने ख्यालों में देखकर अब नंदिनी भाभी कहती है, क्या हुआ है आयशा आंटी, आप कुछ सोच रही हैं? इस बात पर अब नताशा कहती है, मेरे ख्याल से अभी हमें श्रेया के बारे में सोचना चाहिए नंदिनी। इस समय श्रेया के ऊपर क्या बीत रही होगी। इस बात पर अब नंदिनी भाभी कहती है, वो तो अच्छा है आंटी कि अभी श्रेया यहाँ नहीं है, क्योंकि वो अपने पापा के साथ पेरिस गई है। ये सुनते ही अब नताशा कहती है, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ बेटा। वैसे बच्चों को इन सभी चीज़ों से दूर रखना चाहिए। बच्चों का मन काफ़ी नाजुक होता है। इस बात पर अब बड़ी रानी भी कहती है, हाँ वो हमें भी यश और लतिका को रूम में ही रहने के लिए कह दिया है, क्योंकि बच्चे अगर यहाँ पर आएंगे तो बच्चों के ऊपर, उनके मन के ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर ये सभी अभी गुलेरिया हाउस के दुख में शामिल थे और यहाँ पर अब बड़ी रानी को सिर्फ अपनी बेटी की ही चिंता थी। हालांकि बड़ी रानी अब इस चीज़ से निश्चिंत थी, क्योंकि कविन आलिशा अभी सेफ थी। जो औरत यहाँ पर थी वो आलिशा की नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे आलिशा के को लेकर काफ़ी चिंता थी। पता नहीं उसकी बेटी कहाँ रह रही होगी, कैसे रह रही होगी, वो वहाँ पर रह कैसे एडजस्ट कर पाएगी, क्योंकि कविन आलिशा एक बिल्कुल प्रिंसेस की तरह उसकी परवरिश की गई थी और अब वो फ्रांस की रानी भी थी। तो अब पता नहीं वो कहाँ पर कैसे मैनेज कर रही होगी। इसलिए उसे कविन आलिशा की चिंता हो रही थी, साथ के साथ उसे लतिका की भी, कि कहीं लतिका ये सब देखकर कहीं लतिका के दिमाग पर भी उसका कुछ गहरा इफेक्ट ना डले।